यूक्रेन क्राइमिया को अलग थलग कर कब्जाधारियों की लॉजिस्टिक्स यूं ही नहीं तोड़ रहा है। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी अभियान के तहत कब्जाए गए क्राइमिया और यूक्रेन के दक्षिणी मुख्य भूमि में रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स को नष्ट करने का अभियान लगातार ऐसे हालात बना रहा है जिससे भविष्य में यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों की उन पोजीशनों पर जवाबी हमला कर सके जो जरूरी संसाधनों से वंचित रह जाएंगे। यही बात मैंने आपको पहले भी एपिसोड्स में बताई थी। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रूसियों से सीधी टक्कर लेने की बजाय उनकी लॉजिस्टिक्स को नष्ट करने की रणनीति अपनाई है ताकि कब्जाधारी खुद ही पीछे से समर्थन न मिलने के कारण भागने पर मजबूर हो जाएं। रूस की लॉजिस्टिक्स पर हमलों के नतीजे अब दिखने लगे हैं। रूसी संघ का आक्रमण एक साल में 16 गुना धीमा हुआ है। बीते महीने कब्जाधारियों ने यूक्रेन में सिर्फ 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जाया। इस बारे में युद्ध अध्ययन संस्थान लिखता है। और ये सब व्लादिमीर पुतिन के उन सभी दावों के बावजूद है कि रूसी सेना पूरे मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। जैसा कि उन्होंने कहा, लड़के हर दिन हमला कर रहे हैं। इसके अलावा 4 सालों तक व्लादिमीर पुतिन काफी हद तक किसी तरह रूसियों को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के आर्थिक परिणामों से बचा पाए थे, लेकिन अब ये बदल गया है। अब रूस के लोग युद्ध का असर खुद पर महसूस कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण है, यूरोप ने इसमें एक मौका देखा है। यूक्रेन में युद्ध निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है और इस मौके का कीव के सहयोगियों को फायदा उठाना चाहिए। ये जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्तोरियुस का बयान था। उनके अनुसार यूक्रेन को हथियार बनाने और रूस से अपनी रक्षा करने के लिए पैसे की जरूरत है और यूरोप के पास ये पैसे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। ये तो बस भूमिका थी। अब आइए असली मुद्दे पर आते हैं। तो आज फॉरेन पॉलिसी के पत्रकार पॉल हाकेनोस का एक दिलचस्प लेख प्रकाशित हुआ है। वे लिखते हैं कि यूक्रेनी सेना कब्जे वाले क्रीमिया और यूक्रेन की मुख्य भूमि के दक्षिणी हिस्से में रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स को नष्ट कर रही है, जिससे भविष्य में पलटवार के वक्त रूसी सेना कमजोर होगी क्योंकि उनके पास जरूरी संसाधन नहीं होंगे। लेखक अप्रैल में शुरू यूक्रेनी ड्रोन हमलों का वर्णन करते हैं जो कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। सड़कों पर ईंधन से भरे ट्रकों का पीछा करने से लेकर केर्च जलडमरू मध्य पर फेरी नौकाओं को नष्ट करने तक। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे अभियान के परिणाम नागरिक आबादी के लिए असुविधा से कहीं आगे जाते हैं। यूक्रेनी हमलों के कारण जापोरिजिया और खेरसोन के कब्जे वाले इलाकों में पहले ही ईंधन और गोला बारूद की कमी हो गई है। आगे मैं फॉरेन पॉलिसी की एक उदाहरण पेश करूंगा। यूक्रेन के दक्षिणी मोर्चे पर ईंधन आपूर्ति रोकने से रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स पंगु हो जाती है और बल अलग थलग पड़ जाते हैं। ये सैनिकों की अदला बदली, घायलों की निकासी और हथियारों की आपूर्ति मुश्किल कर देता है। मई में ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने लॉजिस्टिक लॉकडाउन की रणनीति की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य क्रीमिया को मुख्य भूमि रूस से अलग थलग एक द्वीप में बदलना था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव, उन्होंने कहा था कि लक्ष्य ये है कि प्रायद्वीप को रूसी आपूर्ति मार्गों से काट दिया जाए और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाए ताकि रूसी कब्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। और अब अमेरिकी युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषक जॉर्ज बेरोज का मानना है कि यूक्रेन इस समय भविष्य के आक्रामक अभियानों के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा, उदाहरण है, यूक्रेन अभी युद्ध का मैदान तैयार कर रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार यूक्रेनी बल धीरे धीरे रूसी रक्षा को अधिक कमजोर बना रहे हैं और वास्तविक जवाबी हमला केवल दुश्मन को लंबे समय तक थकाने के बाद ही शुरू हो सकता है, जो कि यूक्रेनी सेना अभी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की रक्षा बलों की कार्रवाई का केवल सैन्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी है। बताया गया है कि क्रेमलिन पहले ही क्रीमिया में एफएसबी के अधिक बड़े दल भेज रहा है, संभवतः भविष्य में जनता के असंतोष से निपटने के लिए। और विशेषज्ञ के अनुसार रूस को भी आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए प्रायद्वीप पर अतिरिक्त सैनिक और वायु रक्षा साधन भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
मतलब क्रीमिया के लिए खतरा पैदा करके यूक्रेन न केवल पूरे दक्षिणी मोर्चे पर रूसी सेना की आपूर्ति को मुश्किल बना रहा है, बल्कि रूसी समाज को ये भी दिखा रहा है कि प्रायद्वीप पर कब्जा करने के बाद भी वह सुरक्षा नहीं मिली जिसका क्रेमलिन ने 2014 में उस पर कब्जे के बाद वादा किया था। और अब लॉजिस्टिक्स पर हमलों के नतीजे सामने आने लगे हैं। युद्ध अध्ययन संस्थान ने गणना की है कि जून में रूसी सेना ने लगभग 30 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया या उसमें प्रवेश किया। यानी यूक्रेन में रूसी सेना की औसत प्रगति की रफ्तार लगभग 1 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन है। ये पूरे फ्रंट लाइन पर है, 1 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन। तुलना के लिए विश्लेषकों ने जून 2025 के आंकड़े प्रस्तुत किए। तब रूसी सेना ने 481 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, औसतन रोज 16 वर्ग किलोमीटर आगे बढ़ते हुए। इस तरह एक साल में रूसी आक्रमण की गति लगभग 16 गुना कम हो गई है। युद्ध अध्ययन संस्थान में ये उल्लेख किया गया है कि रूसी क्षेत्रीय विजय पिछले एक साल से ज्यादातर धीमी और क्रमिक रही है। यहां तक कि 2025 में रूस की तेजी से बढ़त को भी विश्लेषकों ने वास्तव में एक कदम दर कदम आक्रमण कहा था। और जैसा कि संस्थान में जोर दिया गया, रूसी सेना की बढ़त की गति नवंबर 2025 से लगातार कम होती जा रही है। कब्जा धारक भी 2025 के अंत और 2026 के वसंत में कुपेंस्क और एलेक्सांद्रोव्स्की मोर्चों पर यूक्रेनी जवाबी हमलों के बाद उन क्षेत्रों को फिर से अपने नियंत्रण में नहीं ले सके। मैं याद दिला दूं, व्लादिमीर पुतिन ने कई बार सार्वजनिक रूप से इन क्षेत्रों को पहले से कब्जा किया हुआ बताया था, लेकिन उन्हें वापस ले लिया गया और रूस फिर कब्जा नहीं कर सके। और अब विश्लेषकों ने ध्यान दिया है कि रूसी सेना की मुख्य क्षेत्रीय विजय अभी भी डोनेट्स्क क्षेत्र के कॉन्स्टांतिनोवका इलाके में केंद्रित है, जो रूसी संघ के प्रयासों की मुख्य दिशा है। हालांकि वहां भी रूसियों को केवल शहरी इलाकों में धीमी सामरिक प्रगति ही मिल पाई है, वो भी बहुत भारी नुकसान की कीमत पर। 2026 की पहली छमाही की तुलना 2025 की इसी अवधि से करने पर विशेषज्ञों ने रूसी आक्रमण में महत्वपूर्ण मंदी भी नोट की है। उनके अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों में रूसी सेना ने 2190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। 2026 की उसी अवधि में वे केवल 622.5 वर्ग किलोमीटर तक ही आगे बढ़ पाए या प्रवेश कर पाए। तो इसका मतलब है कि 2026 में रूसी सेना ने केवल 28.5% उस क्षेत्र का ही हासिल किया जिसे उसने पहले कब्जा किया था, या पिछले साल के पहले 6 महीनों में कब्जा किया था। और अब व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 2 हफ्तों में, मुझे नहीं पता, शायद 10 बार दोहराया है, रूसियों को भरोसा दिलाया है कि रूसी संघ की सेना सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। जैसा कि उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी मोर्चा नहीं है जहां रूसी संघ की सशस्त्र सेनाएं आगे नहीं बढ़ रही हों। जैसा उन्होंने हफ्ते पहले कहा था, लड़के रोज हमला कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर पुतिन हर तरह से रूसी समाज को ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सुनिए, आपके सिर पर ड्रोन गिर रहे हैं, तेल रिफाइनरी में विस्फोट हो रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, आप पेट्रोल पंपों पर दिनों तक लाइन में बैठे रहते हैं। हाँ, समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद मोर्चे पर हमारे लड़के हर दिन हमला कर रहे हैं। तो इससे एक औसत रूसी नागरिक को यह समझना चाहिए कि हाँ, ये मेरी जिंदगी की समस्याएं हैं, लेकिन कम से कम हमारी सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन युद्ध अध्ययन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार मामूली क्षेत्रीय सफलताओं के बावजूद रूसी सेना को जनशक्ति और तकनीक में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के अनुसार जून 2026 में रूसी सेना की हताहतों की संख्या लगभग 40,000 मृत और घायल तक पहुंच गई। यानी हर कब्जाए गए या घुसपैठ किए गए वर्ग किलोमीटर पर लगभग 1298 रूसी सैनिकों की हानि हुई। एक बार फिर सोचिए, लगभग 1300 लोग मारे गए और घायल हुए सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए। तुलना के लिए समझें कि मोर्चे पर लड़के कितनी जोरदार चोट पहुंचा रहे हैं। जून 2025 में रूसी संघ ने लगभग 32,680 सैनिकों को खो दिया, जो कि हर कब्जाए गए वर्ग किलोमीटर पर लगभग 68 नुकसान के बराबर था।
यानी एक साल में कब्जा की गई हर इकाई क्षेत्र के हिसाब से रूसी नुकसान लगभग 20 गुना बढ़ गया। ये हमारे ड्रोन सिस्टम की बड़ी उपलब्धि है। अब फ्रंट पर ड्रोन असर दिखा रहे हैं, हर कब्जा क्षेत्र के हिसाब से 20 गुना ज्यादा नुकसान। और अंत में विश्लेषकों ने यह जोर देकर कहा कि धीमी प्रगति के बावजूद भारी तकनीकी नुकसान ये दिखाता है कि यूक्रेनी हमले रूसी सैन्य ठिकानों, लॉजिस्टिक्स और पीछे के कमांड सेंटरों पर कितने असरदार हैं। इसी समय डीप स्टेट के विश्लेषकों के अनुसार यूक्रेन में युद्ध में एक बड़ा मोड़ आने वाला है और आगे की घटनाएं यूक्रेनी कमान की कार्रवाई पर निर्भर करेंगी। उनके अनुसार उद्धरण है, अगर मई में हमने 2 कदम आगे बढ़ाए तो जून में 1 कदम आगे और 1 कदम पीछे हुआ। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूक्रेन की रक्षा बलों की सफलताओं को अभी क्षेत्रीय स्तर पर दिखाना लगभग असंभव है। जैसा मैंने कहा, यूक्रेन की सेनाओं का अभी क्षेत्र मुक्त कराने का लक्ष्य नहीं है। परिणाम सिर्फ वर्ग किलोमीटर में नहीं दिखाना चाहिए, अभी रूस की लॉजिस्टिक्स नष्ट करना जरूरी है। डीप स्टेट ने यह भी कहा कि यूक्रेन धीरे धीरे दुर्भाग्य से कॉन्स्टेंटिनोव खो रहा है। विश्लेषकों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में मुख्य फ्रंट लाइन स्थिर है, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोव जैसी कुछ समस्याग्रस्त दिशाएं बनी हुई हैं। और साथ ही रूसी लोग गुलियाईपोल, लिमान और स्लाव्यांस्क दिशा में भी हमला कर रहे हैं। और इसी पृष्ठभूमि में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है और इस मौके का कीव के सहयोगियों को फायदा उठाना चाहिए। उनके अनुसार यूक्रेन को हथियार बनाने के लिए पैसे की जरूरत है और रूस से रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए और यूरोप के पास इसके लिए पैसे हैं। उनका मानना है कि इस दिशा में प्रयासों को कमजोर न करना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विशेष रूप से बात यह है कि अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में जो 7 और 8 जुलाई को होगा, यूक्रेन के समर्थन के लिए 40 अरब यूरो का एक फंड बनाने की योजना है, जिसमें से 12 अरब यूरो विशेष रूप से जर्मनी को देना होगा। याद है, पिछले एपिसोड्स में से एक में हमने आपके साथ मिलकर गणना की थी कि अगर ये फंड बनाया जाता है तो इस साल यूक्रेन का सैन्य बजट रूसी संघ के सैन्य बजट से अधिक हो जाएगा। तो दर स्पीगल को दिए इंटरव्यू में पिस्टोरियस ने कहा कि आज का बुंदसवेयर यानी जर्मनी की सशस्त्र सेनाएं 2022 की तुलना में युद्ध के लिए ज्यादा सक्षम हो गई हैं और इसमें भी यूक्रेन का योगदान है। आगे उनकी टिप्पणी है, हाँ, अभी कुछ कमियां हैं, कई ऑर्डर की गई चीजें गोदाम में नहीं पहुंची हैं, लेकिन आज हम 3 साल पहले से अलग स्थिति में हैं। हमारा स्टाफ बढ़ रहा है और हम अलग तरह से सीख रहे हैं। हम पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा निर्माण कर रहे हैं और नई क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। सबसे पहले ड्रोन। यूक्रेन के अनुभव से जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। और इसी बीच आज पॉलिटिको पत्रिका लिखती है कि 4 सालों तक व्लादिमीर पुतिन काफी हद तक बचाने में सफल रहे। रूसियों को यूक्रेन युद्ध के आर्थिक असर से बचाया गया था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। जैसा कि पॉलिटिको लिखता है, हाल के हफ्तों में यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने प्रमुख ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाकर युद्ध को एक अपेक्षाकृत मामूली परेशानी से, जिसे अधिकांश रूसी नजरअंदाज कर सकते थे, तुरंत और लगातार बढ़ते ईंधन संकट में बदल दिया है। साथ ही नुकसान की असली मात्रा को सावधानीपूर्वक छुपाया जा रहा है। रूस ने घरेलू ईंधन कीमतें भी उन आर्थिक आंकड़ों में शामिल कर दी हैं जिन्हें वह अब प्रकाशित नहीं करता। हालांकि रूसी लोग अपनी आंखों से हालात को बिगड़ते हुए देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिनमें ड्राइवर सिर्फ पेट्रोल के लिए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं या फिर पेट्रोल भरवाने के लिए कतार में खड़ी गाड़ियों में लोग हंगामा कर रहे हैं। मैं ये वीडियो YouTube पर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर दिलचस्पी हो तो गूगल या टेलीग्राम चैनलों पर देख सकते हैं, जहां रूसी महिलाएं और पुरुष सच में लड़ रहे होते हैं। वे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, गाड़ियों को मारते हैं ताकि पेट्रोल भरवा सकें और कैन में डाल सकें। बल्कि नहीं, कैन में डालना मना है। गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए लोग पेट्रोल पंपों पर मारपीट करने लगते हैं। ये देखना मजेदार है कि रूसी औरतें बिना संकोच गाड़ियों पर हमला कर देती हैं। ये सेक्सिज्म नहीं है, क्योंकि ये रूसियों के लिए है और वे इन गाड़ियों को पीटती हैं ये मांगते हुए कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। मैं फिर दोहराता हूं, जब मैं रूसी औरत कहता हूं तो ये सेक्सिज्म नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रूसियों के लिए है। बाकी महिलाओं के साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा।
तो अब यूक्रेन अभी जानबूझकर उन तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है जिन्हें रूस खुद से मरम्मत या बदल नहीं सकता। इसका मतलब है कि ईंधन की कमी का कोई त्वरित समाधान नहीं दिख रहा है। अब मैं एक राजनेता का उदाहरण दूंगा। पेट्रोल की मात्रा। इस समय रूस में उपलब्ध पेट्रोल की मात्रा यूक्रेनी ड्रोन और रूसी मरम्मत टीमों के बीच की दौड़ से तय होती है। अगर यूक्रेनी हमलों की आवृत्ति बनी रहती है और हर हमले से होने वाला नुकसान बढ़ता है तो फायदा कीव को मिल जाएगा। यही हम अभी देख रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि रूसियों को अब तक ये बात समझ नहीं आ रही है। असल में ईंधन की कीमतें आमतौर पर समग्र महंगाई पर बहुत, बल्कि कहूं तो जबरदस्त प्रभाव डालती हैं। और रूस का केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि हाल ही में हुई कीमतों में उछाल का असर संभवतः पहले की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। इसी समय रूसी संघ के सैन्य और गुप्त खर्च अब कुल सरकारी खर्च का लगभग आधा हिस्सा बन गए हैं। राष्ट्रीय संपत्ति कोष में तरल संपत्तियां, जिसे मूल रूप से तेल की कीमतों में आर्थिक उतार चढ़ाव को कम करने के लिए बनाया गया था, इस बीच घट गई हैं। शायद 2022 की शुरुआत में जीडीपी के 7% से घटकर इस साल अप्रैल तक सिर्फ लगभग 1.5% जीडीपी रह गई हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन का गुल्लक जैसा फंड भी युद्ध के लिए लगभग खत्म हो गया है। ईंधन की कमी सिर्फ पुतिन को ही नहीं महसूस हो रही और इसके परिणाम बहुत लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। इसी बीच यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं रूस पर हमले जारी रखेंगी। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। जारी है।